हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा वीडियो है वो प्रादेशिक परिदृश्य के ऊपर है, यानी स्टेट न्यूज़ के ऊपर है। और कल तक जो हमने वीडियोस कवर किए थे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी तक हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया था। उन वीडियोज़ को आप ज़रूर से देखिए। उन सभी का लिंक टेलीग्राम चैनल पर भी है, हमारे चैनल की जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पर भी है, तो ये सब सारे वीडियोज़ आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। प्लस अगर आपके पास में ये मैगजीन अवेलेबल हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं अवेलेबल हो पा रही है तो इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप उस चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। उस चैनल को ज्वाइन करने के काफ़ी फ़ायदे हैं। वहाँ पर राजस्थान न्यूज़ और यूपीएससी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो हम अवेलेबल करवाते हैं। उसके अलावा उसमें मेरे द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, जिनको दैनिक जागरण और जनसत्ता जैसे अखबारों में स्थान मिला है। वो आपके आरएस मेंस आंसर राइटिंग में और ऐसे राइटिंग में जो है आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, तो इसीलिए आप उनको भी आप जो है रेफ़र कर सकते हैं। और जितने भी यूपीएससी और आरपीएस से रिलेटेड बुक्स वगैरह होंगी वो भी हम आपको पीडीएफ फॉर्म में वहीं पर अवेलेबल करवाते हैं, इसलिए आप वो चैनल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और आज का जो हमारा वीडियो होगा वो प्रादेशिक परिदृश्य यानी स्टेट न्यूज़ के ऊपर होगा। इसमें जितने भी स्टेट रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन सबको हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा योजना है वो है मेधावी विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। नाम ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। अब वो हो सकता है कोचिंग आपको ना लिख के दे, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना किससे संबंधित है इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले, या फिर 3-4 स्टेटमेंट दे दे, तो उसमें जितने भी इसकी प्रावधान है, इसके प्रोविजंस है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। और मेंस में भी इसके ऊपर जो है आपके लिए जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए ये जो योजना है मुख्यतः उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंटेलिजेंट तो है लेकिन पैसों की कमी के कारण या आर्थिक जो होती है समस्या के कारण जो है कोचिंग जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है आप देखिए कोचिंग किसके लिए चाहिए, आपको आरएस बनना है, आईएएस बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, या फिर जो है अगर आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, जेईई करना है, आईआईटी करना है, तो इन सभी के लिए जो है कोचिंग्स काफ़ी महंगी होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है हेल्प करने के लिए बच्चों को ये योजना लेकर के आई है। तो अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए वही बच्चे एलिजिबल हैं। पहली चीज़ तो होने चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, इन वर्गों के बच्चे होने चाहिए जिनकी जो वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपीज़ से कम है, ठीक है, वही इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है कि बच्चे मेधावी होने चाहिए, यानी उनके 10th और 12th क्लास के जो मेरिट है उसके हिसाब से जो है उनको एडमिशन इसके अंदर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी जो वित्त विभाग है यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसने इसके लिए गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दिए हैं। इसके लिए जो नोडल एजेंसी है जो इसके लिए कार्य करेगा वो है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है वो इसके लिए नोडल विभाग है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, ये जो है इसका नोडल एजेंसी है। तो यहाँ ये मैंने आपको बता दिया है कि ये वाले लोग जो हैं एलिजिबल हैं। उसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता स्टेट गवर्नमेंट में कार्मिक के रूप में पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं वे भी योजना के पात्र होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा लीजिएगा कि ये बच्चे तो हैं ही। उसके अलावा जिनके पे लेवल, जिनके माँ बाप का जो पे मैट्रिक्स लेवल 11 स्केल का है उनको भी जो है उनके बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल हैं। इन बच्चों को कोचिंग का जो है 1 वर्ष का जो है इसमें अवधि के लिए ही ये सब मान्य रहेगा। अब ये जो मैंने एग्जाम्स बताया वो यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कांस्टेबल परीक्षा भी है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रवेश, क्लैट परीक्षा, क्लैट होती है जो आपके 5 ईयर लॉ वाली एग्ज़ाम होती है, वो इन सब के लिए भी जो है कोचिंग दी जाएगी। फिर देखिए इसमें एलिजिबिलिटी के लिए बता दिया है 10वीं और 12वीं में जो नंबर आए हैं उसके हिसाब से हैं। और इसमें जो है देखिए पहले क्या होता था कि जो एससी, एसटी और इनके लिए विभाग हैं, जनजातीय विभाग हैं और जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, ये सब अपने अलग अलग जो है निकालते थे, अलग अलग प्रकार की योजना बनाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि इसी एक ही योजना के अंतर्गत सभी बच्चों को कोचिंग जो है वो दी जाएगी, ठीक है। और इसमें एक प्रावधान और है कि इसमें कोशिश की जाएगी कि 50% जो बच्चे हों वो लड़कियां होनी चाहिए, उनको मौका पहले दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे अपना शहर छोड़कर किसी प्रतिष्ठित संस्थान में बाहर पढ़ने के लिए गए हों, जैसे मान लीजिए कोई जो है भरतपुर से आ रहा हो जयपुर, या मान लीजिए बांसवाड़ा से जयपुर आया हो, तो उसके आवास के लिए 40,000 रुपये अतिरिक्त राशि भी जो है उसको उपलब्ध करवाई जाएगी। नोडल विभाग मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट योजना है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका कटिंग जो है मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था जब ये न्यूज़पेपर में आई थी। और अगर एक और गुजारिश है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा एलिजिबल हो आपके पास में इस
क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो तो उस बच्चे को आप ज़रूर से बताइएगा, मतलब उस एस्पायरेंट को आप ज़रूर से बताइएगा इस योजना के बारे में, ताकि किसी को फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट न्यूज़ है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया जी का निधन। तो अब हम इनको पढ़ें। जैसे कि मुख्यमंत्री के बारे में अगर आ ही गया है तो पहले हम शुरू से ही देखते हैं कि राजस्थान के जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे वो कौन बने थे। तो देखिए, पहले जो हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बने थे वो थे हीरा लाल शास्त्री। ठीक है, ये जयपुर के जोबनेर से ही थे, हीरा लाल शास्त्री जी जो हैं। और इन्होंने जो है ये अपना क्या नाम है इसका, वनस्थली विद्यापीठ जो है इसकी स्थापना में इनकी और इनकी वाइफ ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हीरा लाल शास्त्री जो थे वो अपने यहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर बने थे, और ये टाइम था आपका 1949 से 1951 तक का। लेकिन इनकी सरकार बाद में गिर गई थी। उसके बाद में देखिए, सेकेंड जो हमारे चीफ मिनिस्टर बने थे वो थे CS वेंकटाचारी। ये पहले सिविल सर्वेंट थे, ICS ऑफिसर थे, जो कि जो है चीफ मिनिस्टर बने थे। ठीक है, इनके बाद में जो तीसरे हमारे जो चीफ मिनिस्टर बने थे वो थे आपके जयनारायण व्यास, जिनके नाम पे जोधपुर के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी भी है। तो जयनारायण व्यास जो है वो तीसरे चीफ मिनिस्टर, थर्ड चीफ मिनिस्टर जो है वो बने थे। इन्होंने जो है 2 कार्यकाल जो है वो पूरे किए थे जयनारायण व्यास जी ने। फिर उसके बाद में जो हमारे जयनारायण व्यास के बाद में जो बने थे वो थे टीकाराम पालीवाल। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहले निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इनके बाद में जो चीफ मिनिस्टर बने वो थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया, और इनका कार्यकाल जो है सबसे ज़्यादा समय तक रहा, 4 बार जो है ये चीफ मिनिस्टर रहे। ठीक है, 1954 से लेकर के 1971 तक ये जो है चीफ मिनिस्टर रहे थे। तो इनका नाम ध्यान रखना है, मोहनलाल सुखाड़िया जी का। फिर उसके बाद में जो है बरकतुल्ला खान जो है, ये भी जोधपुर से थे। बरकतुल्ला खान जो है उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, और इन्होंने 2 कार्यकाल तक जो है वो कार्य किया। उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर बने वो थे आपके हरिदेव जोशी। ठीक है, इनको जो है आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता था। तो ये बने, और इनका भी जो है, इन्होंने भी जो है 3 कार्यकाल तक जो है वो कार्य किया। 3 बार जो है ये चीफ मिनिस्टर रहे। और उसके बाद में जो हमारे चीफ मिनिस्टर बने वो थे जगन्नाथ पहाड़िया जी। ठीक है, जगन्नाथ पहाड़िया जी जो है वो चीफ मिनिस्टर बने थे, और ये जो है आपके दलित वर्ग से संबंधित है। ठीक है, दलित वर्ग के अगर पूछ लिया जाए, दलित वर्ग के जो है पहले चीफ मिनिस्टर वो यही थे। और उसके बाद में जो है ये कहाँ से संबंधित है? तो ये भरतपुर से जो है संबंधित थे, और कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध रहा था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे चीफ मिनिस्टर्स के बारे में, ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि पूछ लेते हैं एग्जाम्स के अंदर। जो अदर एग्जाम्स होते हैं, जैसे RS के अंदर तो मुश्किल है पूछना, लेकिन अदर एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो ये हमको पता होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर्स की एक लिस्ट बना लीजिए आप, सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहा, पहला निर्वाचित कौन था, फर्स्ट कौन था, जो है आदिवासी समुदाय से कौन थे, और जो है अलग अलग समुदायों से किस किसने रिप्रेजेंटेशन किया है। तो इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप तैयार करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का शुभारंभ। तो देखिए, ये जो योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसको 1 मई 2021 को रीस्ट्रक्चर करके इन्होंने जारी किया है। इसके लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च किया जिसका नाम है चिरंजीवी-राजस्थान-gov-in। ठीक है, और इसमें जो है अब की बार क्या किया गया है कि हर तरीके की जो जटिलताएं थी उनको ख़त्म कर दिया है। जैसे कि प्रदेशवासियों को पंजीयन के समय स्वास्थ्य जांच, यानी कि जब रजिस्टर कराएं उस समय आपकी स्वास्थ्य वाली जांच, परिवार के सदस्यों की संख्या, एक निश्चित अवधि बाद ही बीमा का लाभ मिलने जैसी जटिलताओं से इसको इस बार जो है मुक्त रखा गया है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान है। तो देखिए, इसके अंदर राज्य के 765 सरकारी और 330 से अधिक जो निजी अस्पताल हैं उनमें भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक का जो है निःशुल्क चिकित्सा सुविधा जो है वो उपलब्ध इसके अंदर करवाई जाएगी। इसका जो है टोटल जो पैकेज दिया गया है वो 3,500 करोड़ का है, और इसके अंदर जो है हार्ट, कैंसर, किडनी डायलिसिस और कोविड जैसी जो बीमारियां हैं उन सहित 1576 प्रकार की जो बीमारियां हैं उसको इस पैकेज में शामिल किया गया है। फिर इसके अंदर जो ज़रूरतमंद परिवार है उनको कैसे देखेंगे? तो देखिए, योजना में जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा यानी जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है, उसके अलावा जो सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 हुई थी, उसके अलावा लघु एवं सीमांत कृषक, संविदा तथा मानदेय कर्मी और गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनको ये बीमा जो है वो निःशुल्क प्राप्त जो है वो होगा।
और जो अदर परिवार हैं उनको इसके लिए एक निश्चित राशि देनी पड़ेगी, यानी कि वार्षिक प्रीमियम भरना पड़ेगा बैंक में, जो कि होगा 850 रुपये का। वो भी इसका अगर करते हैं तो वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, यानी कि ओवरऑल ये सभी लोगों के लिए है। ठीक है, कुछ विशेष लोगों के लिए इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है और बाकियों के लिए इसमें 850 रुपये का प्रीमियम भरवाया जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा कि मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले का चिकित्सीय परामर्श, यानी कि जो हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, जो परामर्श है, जांचें हैं, दवाइयां हैं, डिस्चार्ज होने के बाद 15 दिनों के संबंधित पैकेज से जुड़े चिकित्सक व्यय भी जो है निःशुल्क उपचार में शामिल होंगे। और योजना के तहत जो है पंजीयन स्टार्ट हो गया है। फिर देखिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के कोविड उपचार के पैकेज में भी इस बार संशोधन किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि इसके कोविड के उपचार में आम आदमी को राहत देने के क्रम में राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में मई 2021 में संशोधन करते हुए इससे संबंध अस्पतालों के लिए कोविड-19 के उपचार के लिए बनाए गए 2 पैकेज के स्थान पर 3 पैकेज जो है वो लागू कर दिए हैं। संशोधन के अनुसार अब इस योजना में जो 3 नवीन पैकेजेस शामिल किए गए हैं उनकी दरें हैं 5,000 प्रतिदिन से लेकर 9,900 प्रतिदिन निर्धारित किए गए हैं। तो इनके पैकेजेस की दर जो है 2,000 से लेकर 4,000 प्रतिदिन निर्धारित थी। इसमें एनबीएच एवं नॉन एनबीएच अस्पतालों के लिए पैकेजेस की दरें जो है वो अलग अलग रखी गई हैं। तो ये थी चिरंजीवी योजना। इसको भी आप जो है टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैंने इसकी क्लिपिंग भी शेयर की थी, उससे भी आप जो है वो और अपडेट कर सकते हैं। बाकी ये जो है योजना आपको देखनी है, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है रोड टू रिफॉर्म। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रोड टू रिफॉर्म क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन आएंगे, तो आपको रिफॉर्म इसमें टिक करना है कि जेल में जो कैदी हैं उनके प्रति जो सामाजिक नज़रिया है उसको बदलने के लिए एक फीचर फिल्म जो है उसको प्रसारित किया गया है। इसके लिए जितनी भी मनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, लेकिन इसका जो वर्चुअली इनाग्रेशन है वो हमारे चीफ मिनिस्टर, स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने किया है। इसका निर्देशन किसने किया है, तो निर्देशक का नाम ध्यान रखिएगा, ये संजीव शर्मा जी ने किया है। ठीक है, मुंबई के मशहूर निर्देशक हैं संजीव शर्मा, उन्होंने जो है इसका निर्देशन किया है। और इसमें जितने भी लोगों ने कार्य किया है वो सभी इस जेल के कर्मचारी वगैरह ही थे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्रदेश में जल जीवन मिशन में 675 पेयजल परियोजनाओं को जो है वो मंजूरी दी गई है। वैसे तो हम जल जीवन मिशन को कई बार देख चुके हैं, जिसके अंदर जो है ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर जो है पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार कार्य करेगी, यानी कि नल के कनेक्शंस जो है वो उपलब्ध करवाएगी। तो इस बार इसके अंदर जो है 675 परियोजनाओं को और मंजूरी मिली है, जिसमें कि जो है गाँव और ढाणियों को जोड़ा जाएगा और जो इंदिरा गांधी नहर है उसके द्वारा जो है पानी जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी देखिए इस न्यूज़ को भी मैंने जो है सबसे पहले जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जो था वहाँ पर मैंने शेयर किया था कि ब्लैक फंगस जो है उसको महामारी घोषित किया गया है। राजस्थान का जो महामारी अधिनियम है उसके अंदर इस बीमारी को ऐड किया गया है और जो चिरंजीवी योजना है उसके अंदर भी इस बीमारी को जो है ऐड ऑन किया गया था। इस ब्लैक फंगस को तो जो है म्यूकोरमाइकोसिस नाम जो है उससे पुकारा जाता है, ये इसका साइंटिफिक नेम है म्यूकोरमाइकोसिस। इसको जो है अभी कोविड के साथ ही इसको भी जो है महामारी घोषित किया गया है। ठीक है, एपिडेमिक घोषित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जो गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा जो नेक्स्ट योजना आई है उसका नाम है गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना। ये योजना जो है बाल अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत क्या होगा कि कोई भी ऐसा संस्थान जो कि ऐसा ग्रुप फोस्टर चलाना चाहता है बच्चों की देखरेख के लिए, ऐसे बच्चे जिनको पारिवारिक देखरेख से जो वंचित हैं, जिनको संरक्षण की आवश्यकता है, पारिवारिक स्नेह, देखरेख, स्वास्थ्य, अपनत्व की पूर्ति के लिए यह योजना जो है संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन एवं राष्ट्रीय बाल नीति के अनुरूप जो है ये कार्य करेगी। ठीक है, जो हमारी नेशनल चाइल्ड पॉलिसी है उसके अनुरूप और जो राष्ट्रीय बाल अधिकार जो अधिवेशन है उसके अनुरूप जो है इसको बनाया गया है। और सरकार ऐसे जो इकाइयां हैं जो ऐसा कार्य करेगी उनको जो है पैसा यानी कि फंड देगी ताकि वो बच्चों को जो है इस प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सके। तो इसमें जो है ये कार्य जो है स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जो है वो किया जाएगा। अब इसके अंदर देखिए कि ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी के रूप में मान्यता आदेश के जारी होने की दिनांक 3 वर्ष के लिए जो है वो मान्यता रहेगी। जो संस्थान की मान्यता 3 साल के लिए रहेगी और उसमें जो है इसके संचालन के लिए राज्य सरकार उसको 4,000 रुपये प्रति माह जो है हर बालक बालिका के वस्त्र, शिक्षण, प्रशिक्षण और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है वो देगी। उसके अलावा जो देखभाल करता है उनके मानदेय हेतु 20,000 रुपये प्रति माह और संचालन से जुड़े अन्य व्यय हेतु 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो समाज सेवी संस्थाएं होती है उनको सरकार के द्वारा जो है ये कार्य ये जो फंड वगैरह है वो दिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है कि ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी में देखरेख के जो मानक हैं उनको बनाए रखने के अतिरिक्त 7 से जो 11 वर्ष के बच्चे हैं या 12 से 18 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग सुविधाएँ संचालित जो है वो की जानी इसके अंदर चाहिए। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की हैं।
और गवर्नमेंट वैसे जो है बच्चों के लिए काफ़ी कुछ करती है। ये अलग बात है कि जो मीडिएटर्स हैं वो उसको आगे तक पहुंचाते हैं कि नहीं। यही कार्य अपना होगा कि जैसे अपन जो है अगर प्रशासन में कोई व्यक्ति जाता है तो वो मीडिएटर ही है कि सरकार की जो योजना है वो योजना अनुरूप तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है, वही कार्य होता है उसका देखना, उसको ही लागू करना उसका कार्य होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ये है कोलाज ऑफ किलकारी। कोलाज ऑफ किलकारी क्या है? ये बच्चों के लिए है, जो कि एक थिएटर वर्कशॉप है और ये ऑनलाइन इस बार किया गया था इसका आयोजन। तो इसके अंदर जो है इसका आयोजन कराया राजस्थान ललित कला अकादमी। अब इस राजस्थान ललित कला अकादमी के जो चेयरपर्सन है वो कौन है, ये आपके सब इंस्पेक्टर वाले पेपर में पूछा गया था। तो इस बार कौन है तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। देखते हैं आप भी कितना इसको ध्यान से पढ़ते हैं, मुझे पता चले। तो देखिए, राजस्थान ललित कला अकादमी तथा क्यूरियो संस्थान जो है उसके तत्वाधान में जो है इसका आयोजन करवाया गया और इसमें जो है पिछले 14 वर्षों से ये प्रशिक्षण जो है वो आयोजित किया जा रहा है और इस बार भी इसको वर्चुअल मोड पे जो है इन्होंने करवाया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल, वो है राजस्थान विधानसभा में उपचुनाव, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बाई इलेक्शंस। तो ये जो उपचुनाव हुए हैं कितनी सीटों पर हुए हैं, तो 3 सीटों के ऊपर जो है ये उपचुनाव जो है वो इस बार हुए हैं और इन 3 सीटों पर जो है 2 सीटें राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और तीसरी जो है वो विपक्षी दल यानी कि बीजेपी ने हासिल की है। तो जहाँ पर चुनाव हुए हैं उनका नाम देख लेते हैं। तो राजसमंद में, एक सहाड़ा जो कि भीलवाड़ा में है, तीसरा है सुजानगढ़ चूरू के अंदर, ठीक है। और इसमें जो है हम देखते हैं सहाड़ा से जो विजेता रही है वो है गायत्री त्रिवेदी कांग्रेस से, सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल ये भी कांग्रेस से और राजसमंद से दीप्ति किरण महेश्वरी ये भाजपा से हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि फोर्ब्स की जो मैगज़ीन है उसमें अंडर 30 के अंदर जो एशिया के लोगों के लिए जो उसने मैगज़ीन निकाली थी, अंडर 30 में जयपुर के 2 एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको शामिल किया गया है। तो वो 2 एंटरप्रेन्योर्स कौन है उनका नाम देख लेते हैं। उनका नाम हो सकता है हमसे पूछ लिया जाए। तो पहले का नाम है शुभम शर्मा और दूसरे का नाम है शुभम महेश्वरी, तो याद करना आसान रहेगा। तो ये दोनों ही लीग से हटकर जो है एंटरप्रेन्योरशिप की है इन्होंने। तो पहले जो है उन्होंने राजनीतिक व पब्लिक पॉलिसी विशेषज्ञ हैं, ठीक है। जैसे पब्लिक पॉलिसी या फिर जो पॉलिटिक्स के अंदर जो पॉलिसीज़ बनानी होती हैं और उसके विशेषज्ञ हैं। वह न्यायकर्ता और हेलेन स्पार्क जैसे संस्थाओं के संस्थापक हैं। और दूसरा है शुभम महेश्वरी, इन्होंने जो है बीइंग शेफ स्टार्टअप के फाउंडर हैं तथा वे वेज कुकिंग और वेज फूड में वन स्टॉप सॉल्यूशन पर जो है वो काम करते हैं। और इसके अलावा देखिए जो उपयुक्त 2 एंटरप्रेन्योर हैं उनके अलावा अलवर की एक बेटी है जिनका नाम है सलोनी सचेती मेठी का नाम भी फोर्ब्स की सूची में शामिल है। सलोनी ने अपने सोशल एंटरप्राइज बांसुली के माध्यम से गुजरात के डांग क्षेत्र के आदिवासियों को बैम्बू की ज्वेलरी व अन्य चीज़ें बनाने का काम सिखाकर उनका जीवन स्तर जो है वो सुधारा है। वैसे ऐसे लोगों को जो है हमें हीरो बनाना चाहिए। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि AIR 1 AIR 2 हम बोलते हैं ना कि ऑल इंडिया रैंक 1 आई है 2 आई है, तो ये तो कुछ ही लोगों के जीवन तक सीमित हैं। लेकिन ऐसे लोग जो किसी की आजीविका को बनाने में उनको पहचान दिलाने का कार्य कर रहे हैं, जिनकी पहुंच ज़्यादा लोगों तक है, उनको भी जो है काफ़ी ग्लोरीफाई करना चाहिए। मतलब ग्लैमर जो है सिर्फ सिविल सर्विसेज और यहीं तक ही नहीं रहना चाहिए। ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, भाई देखिए अगर हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो 1000 भर्तियाँ हर साल आती हैं, तो कम से कम 1000 तो सेलेक्ट होंगे ही। लेकिन अगर हम कोई एंटरप्रेन्योरशिप का कार्य करते हैं तो उसमें चांस जो है वो 50-50 होता है, या तो सफल हैं या फिर जो है बुरी तरह असफल हैं, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में जो ऐसे कार्य करते हैं जो कई लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कराते हैं उनको भी ग्लोरीफाई किया जाना चाहिए, अखबारों के द्वारा, मैगजीन्स के द्वारा या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। आपकी क्या राय है, आप भी बताइएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 14 नई श्रेणियों के दिव्यांगजनों को भी राजस्थान रोडवेज़ में निःशुल्क यात्रा लाभ देने का जो है वो निर्णय किया गया है। तो इसमें जो डिसेबल पीपल होते हैं या जिनको हम कहेंगे दिव्यांग हैं, जो स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं, उनको यात्रा करने के लिए जो है राज्य सरकार ने इसके लिए जो है पैकेज भी दिया है। 1.61 करोड़ का जो है वार्षिक वित्तीय भार जो है उसके ऊपर राज्य सरकार पर आएगा। अब इसमें कौन कौन से यात्री हैं, जैसे तेज़ाब हमला पीड़ित हैं, फिर स्वलीनता है, प्रमस्तिष्कघात है, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, बुनापन है, हीमोफीलिया है, अधि रक्तचाप है, बहु निशक्तता है यानी अंधता है, बहरापन, पार्किंसन रोग है जिसको सिकल सेल डिजीज़ है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, वाक और भाषा में निशक्तता है, मांसपेशियां दुर्विकास है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, थैलेसीमिया से पीड़ित है। इन सभी जो व्यक्ति हैं उनको जो है रोडवेज़ बसेस के अंदर जो है अलग से जो है वो सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी।
अब इसमें क्या है कि उल्लेखनीय है कि अभी तक जो UDID कार्ड धारक अंधता, श्रवण बाधिता, बौद्धिक अक्षमता, कुष्ठ रोग मुक्त और चलन निशक्त, अल्पदृष्टि, मानसिक रोगी श्रेणियों के व्यक्तियों को ही निःशुल्क यात्रा के जो है उसका लाभ मिल रहा था। लेकिन अभी इन 14 तरीके की जो डिसेबिलिटीज़ हैं या स्पेशल एबिलिटीज़ हैं उनको भी जो है इसका लाभ मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अरुंधति चौधरी ने जीता यूथ विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्पोर्ट्स वाला पोर्शन हमको पढ़ना है, हमारे RS सिलेबस का पार्ट है, इसलिए जो है इनका नाम याद रख लीजिएगा, रटी लीजिएगा। कहाँ की है? तो कोटा की है। कोटा शहर में ट्रेनिंग लेने वाली और बूंदी जिले के गोविंदपुर बावड़ी गांव में जन्मी बेटी अरुंधति चौधरी ने पोलैंड में आयोजित यूथ विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो मुक्केबाजी से संबंधित है और इन्होंने अभी जो है जो यूथ अवार्ड्स गेम्स हुए हैं वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। 69 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल मुकाबले में पोलिश जो खिलाड़ी हैं उनके से एक तरफा मैच में ये जीती हैं। तो ये इतना नहीं पढ़ना है, बस नाम ध्यान रखिएगा। अरुंधति चौधरी जो है ASBC यूथ एशियन महिला चैंपियनशिप 2019 में कांस्य पदक जीतने के अलावा वलेरिया डेमिनेवा इंटरनेशनल टूर्नामेंट, 2018 नेशनल कप सर्बिया और 2018 जूनियर नेशनल कप वर्ब सर्बिया में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। वर्ष 2018 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ एशियाई जूनियर महिला बॉक्सर के रूप में चुना गया है। तो ये जो है ये लाइन भी याद रह जाएगी, बाकी ये तो याद रहने से रहा। तो हमें ये पता होना चाहिए, एक तो बॉक्सिंग से संबंधित है और अभी इन्होंने जो यूथ विश्व मुक्केबाजी है उसमें स्वर्ण पदक जीता है और 2018 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई जूनियर महिला बॉक्सर के रूप में चुनी गई थी। 3 याद रह जाए, बहुत है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो लॉन्च हुए हैं। इस न्यूज़ को आप काट सकते हैं, ये कुछ विशेष काम की नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, RSMET यानी कि राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, इसकी स्थापना जो है, देखिए सबसे पहले तो इसके बारे में देख लेते हैं कि इसने जो है अभी देखिए सबसे पहली चीज़ कि लाइमस्टोन, गार्नेट और आयरन अयस्क जो हैं उनकी जो 5 परियोजनाएं हैं उसमें खोज कार्य जो है वो करेगी कि भाई कहाँ कहाँ पर जो है इसकी माइनिंग की जा सकती है, इसके ऊपर जो है ये संस्था जो है वो कार्य करेगी। तो RSMET जो संस्था है इसकी स्थापना जो है खनन गतिविधियों को विस्तारित करने के लिए, यानी कि जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है उनको और एक्सटेंड करने के लिए चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो है इसका गठन किया गया था और सितंबर 2020 के अंदर 2020 के अंदर ही संस्था का गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुख्यालय जो है वो जयपुर के अंदर है और इस ट्रस्ट के अंदर जो है जो 2% जो रॉयल्टी है, रॉयल्टी क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी माइनिंग का सामान जब बाहर जाता है, बिकता है, तो सरकार को उसके ऊपर रॉयल्टी मिलती है। तो वो जो रॉयल्टी है उस रॉयल्टी को इसके अंदर जमा किया जाएगा जिससे कि इसका कोष जो है यानी फंड जो है वो इसका अलग से डेवलप किया जा सके। तो अब ये जो है RSMET जो है राज्य की 5 परियोजनाओं में लाइमस्टोन, गार्नेट और लो अयस्क जो है उसके भंडारों की जो है वो खोज करवाएगा। और इसके अलावा जो है देखिए लाइमस्टोन के भंडारों की खोज का कार्य कोटा जिले की निमाना धुनिया और बारां जिले के शाहबाद और जोधपुर जिले के बिलाड़ा तहसील के भागसनी ब्लॉक में होगा। अजमेर के पिसांगन के सरसड़ी में गार्नेट का और झुंझुनू के उदयपुर वाटी के पंचलंगी पापड़ा में लो अयस्क यानी आयरन ओर के भंडारों के एक्सप्लोर का कार्य जो है वो किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है इनकी नई संभावनाओं को खोजा जाएगा। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान को जो है म्यूजियम ऑफ मिनरल्स कहा जाता है, ठीक है, खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो खनिज कहाँ पर मिलते हैं, भीलवाड़ा, उदयपुर, इन साइड में जालौर तो ग्रेनाइट मंडी कहा जाता है, ठीक है, भीलवाड़ा में है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें पाई जाती है। तो अदर जो रीजन्स है वहाँ पर भी जो है इनकी खोज कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए RSMET नाम की जो संस्था है उसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट योजना देखते हैं, ईसरदा दौसा वृहद पेयजल परियोजना राज्य निधि से करने की जो है वो मंजूरी दी गई है। तो देखिए यह जो योजना है, पहली चीज़ तो ये ईसरदा दौसा जो ये योजना है ये सवाई माधोपुर और जो दौसा है, दौसा और सवाई माधोपुर जो ज़िले हैं वहाँ पर पेयजल यानी कि ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू की गई थी और इस योजना को जो है मंजूरी 2021 में जो है वो दी गई। इस योजना के अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता, स्टेट गवर्नमेंट से आता और AAFD से जो है वो पैसा लिया जाता। लेकिन अब जो है यहाँ से पैसा नहीं आ रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर के जो है इस योजना को शुरू करेगी। यह योजना जो है 2024 तक जो है कंप्लीट हो जाएगी और इससे क्या क्या लाभ होगा वो हम देख लेते हैं। तो देखिए इस योजना के द्वारा जो है जल जीवन मिशन के तहत पेयजल समस्या से ग्रस्त दौसा और सवाई माधोपुर जिले के 6 कस्बों के 1256 गाँवों को जो है पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी। परियोजना के तहत आने वाले क्षेत्र के गाँव
गाँव में सतही जल स्रोत ईसरदा बांध से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। और परियोजना के मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लस्टर वितरण प्रणाली और ग्राम वितरण प्रणाली के प्रस्तावित कार्य दिसंबर 2021 से प्रारंभ कर जुलाई 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य जो है वो तय किया गया है। यानी 2024 तक इस योजना को पूरा करा दिया जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले तो दौसा और सवाई माधोपुर के लिए इम्पोर्टेंट है, पेयजल का यानी कि ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराएगी। और तीसरा क्या है इसके अंदर कि 2024 तक इस योजना को पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि 4 उद्यमियों को जो है उद्योग रत्न, एक हस्तशिल्पी को हस्तशिल्प रत्न और एक को बुनकर रत्न से जो है वो पुरस्कृत किया गया है। तो ये जो है राजस्थान का जो उद्योग विभाग है उसने जो है ये उत्कृष्ट कार्य करने के लिए लोगों को पुरस्कृत किया है। तो इसमें राजस्थान बुनकर रत्न जो है वो गंगा सिंह गौतम को दिया गया है, जो कि दौसा जिले से हैं। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार बाबूलाल मारोटिया को दिया गया है, ये जयपुर जिले से हैं। देखिए ये जो पुरस्कार है अगर आपके जो अदर एग्जाम्स हैं RPSC के उनमें ये पूछे जा सकते हैं, लेकिन RS जैसे एग्जाम्स में इसकी पूछने की संभावना कम है, तो इसीलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थानी भाषा के पहले कैलेंडर का जो है वो लोकार्पण किया गया है। तो ये जो पहला कैलेंडर है ये राजस्थानी भाषा में होगा और राजस्थान के जितने भी धार्मिक स्थल है, पर्यटक स्थल है और जो खान पान है, कला संस्कृति है, उन सभी से जुड़ी बातों को जो है यहाँ पर दिखाएगा। उसके अलावा इसके अंदर चांद, सूरज और नक्षत्रों की गति की जानकारी भी आसानी से मिलेगी। यह कैलेंडर न केवल तारीख वरन जो ऋतुएँ हैं उनके बारे में भी जो है वो जानकारी देगा। सो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कच्चे खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान जो है वो देश में दूसरे स्थान पर रहा है। तो देखिए राजस्थान कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन में बॉम्बे हाई के बाद में देश में दूसरे नंबर पर जो है ये रहा है। तो माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त जो मुख्य सचिव हैं डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, उनकी जानकारी के अनुसार जो बॉम्बे हाई की 40% जबकि राजस्थान की 22% हिस्सेदारी है। राज्य में बाड़मेर और जैसलमेर में क्रूड ऑयल का उत्पादन जो है वो होता है। ठीक है, तो राज्य में औसतन कितना उत्पादन है, तो प्रतिदिन जो है 22,000 जो बैरल है वो खनिज तेल का उत्पादन जो है वो हो रहा है। तो राज्य में हाइड्रोकार्बन यानी कि पेट्रोलियम जो उत्पाद हैं उनकी खोज के लिए खातेदार अपने स्तर से खातेदारी भूमि को 15 वर्ष के लिए सबलेट जो है वो कर सकता है। सबलेट का मतलब होता है खुद से जो सरकार से ली हुई ज़मीन है उसको आगे किसी को ठेके पे देना, उसको सबलेटिंग कहते हैं। ठीक है, जब आप हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी वाला पेपर पढ़ेंगे, तब आपको ये वर्ड जो है सबलेट जो है वो पढ़ना पड़ेगा प्रशासनिक शब्दावली में। इसका मतलब होता है उपपट्टे पर देना। ठीक है, तो यहाँ से हिंदी भी थोड़ी सी क्लियर होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ के बता देती हूँ। राज्य में वर्तमान में 14 पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लीज जो है वो जारी की गई है, जिनमें पेट्रोलियम पदार्थों की खोज का कार्य किया जा रहा है। और राज्य में मुख्यतः ONGC, वेदांता और ऑयल इंडिया द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की खोज और दोहन का कार्य जो है वो किया जा रहा है। ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है, तो देखिए राष्ट्रीय जो पंचायती राज दिवस 2021 मनाया गया है, जो 24 अप्रैल को मनाया गया था। मैंने आपको इसका भी आर्टिकल दिया था कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया जाता है। उसमें प्रधानमंत्री जो है उन्होंने राजस्थान की जो विभिन्न पंचायतें हैं उनको जो है पुरस्कृत किया है। और इसमें जो स्वामित्व योजना थी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो हम पट्टे वगैरह देते हैं, उस योजना के तहत भी कई गाँवों को जो है, कई राजस्व गाँवों को जो है वो जो है पट्टे जो हैं वो दिए गए हैं, पट्टे वितरित किए गए हैं। अब देखिए इसके अंदर जो है इस अवसर पर स्वामित्व योजना के तहत राजस्थान के जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील के 51 राजस्व गांवों के 616 लोगों को जो है वो पट्टे वितरित किए गए। ये हालांकि ये फैक्ट याद नहीं करना, लेकिन स्वामित्व योजना क्या है वो पता होना चाहिए। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है जैसे अन्य जो पुरस्कार है, जैसे नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव जो पुरस्कार है वो झुंझुनू जिले की बुजासर ग्राम पंचायत को मिला है। इसके तहत जो 10 लाख रुपए का इनाम इसको मिला है। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार जो है पंचायत समिति मुंडवा नागौर की जो ग्राम पंचायत अरवर है उसको मिला है 5 लाख रुपए का। बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना जो है इसमें नावा की ग्राम पंचायत मिंडा को जो है ये पुरस्कार 5 लाख रुपये का दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हमको इसके बारे में पता होने चाहिए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सुंदर कांति जोशी पुरस्कार जो है वो वितरित किए गए हैं। तो ये पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो देखिए ये पुरस्कार जो है महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को जो है दिया जाता है और ये इस प्रकार का पहला पुरस्कार है। ठीक है, राजस्थान में इस प्रकार का पहला पुरस्कार है जो कि जो है महिला क्रिकेट खिलाड़ियों जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनको जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम है सुंदर कांति जोशी पुरस्कार और इसमें अभी जो मिला है वो प्रियंका शर्मा और आयुषी गर्ग को मिला है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। जूनियर वर्ग में सिमरन चौधरी को मिला है और पुरस्कार वितरण की जो राशि है वो 21,000 नगद, ट्रॉफी और क्रिकेट किट और बैग दिया गया है। और जूनियर वर्ग में 11,000 और
ट्रॉफी और क्रिकेट किट बैग, ठीक है। और इसको शुरू किया गया था राधा निवास क्रिकेट क्लब के द्वारा, ये पुरस्कार शुरू किया गया था। फिर है नेक्स्ट अवार्ड। अब जो नेक्स्ट अवार्ड है वो है जयपुर के जो प्रोफेसर है उनको बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड दिया गया है। और इस रिसर्च पेपर अवार्ड का जो नाम है वो जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे फारूक अब्दुल्ला, उनके नाम पर इस अवार्ड का नाम है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है ये हमारे यहाँ के डॉक्टर सुधीर महर्षि जो हैं, जो जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनके रिसर्च पेपर को दिया गया है। और इन्होंने जो रिसर्च करी है वो करी है जो पेनक्रियाज होता है हमारा, तो पेनक्रियाटिक जो मरीज़ होते हैं उनके खून की नसें फटने और उपचार के लिए एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में थ्रोम्बिन के इंजेक्शन द्वारा इंजेक्शन द्वारा करने वाले रिसर्च पेपर हेतु जो है इन्होंने अपना रिसर्च दिया है। और ये जो अमेरिका का एंडोस्कोपी इंटरनेशनल जो है प्रतिष्ठित जर्नल है उसके अंदर इस रिसर्च पेपर जो है उसको प्रकाशित किया गया था, इसलिए ये अवार्ड जो है इनको मिला है। तो इनका नाम थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है इसको हम कल कवर करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऑलरेडी हमारा वीडियो 30 मिनट्स का हो चुका है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और राजस्थान की पूरी अपडेट्स जो है वो अपने पास में आप जो है कलेक्ट कर सकते हैं। और आज प्रोबेबली इस मैगजीन का PDF जो है वो अपलोड हो जाएगा, तो आप जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल।